हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप। क्लास 12 की क्लास में हम लोगों ने पिछली कक्षा में बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आई एम समता शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड गोइंग टू हेल्प योर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। अगर आप बहुत अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे तो ये यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास बहुत अच्छा लंबा समय है। आप बोर्ड के एग्जाम्स की भी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और आप अपने नीट की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड करते चलेंगे, क्योंकि टारगेट तो क्या है बच्चों, कल ही मैंने आपको बोला था कि टारगेट बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना नहीं है। टारगेट आपका है नीट को क्लियर करना और उसके बाद किसी डॉक्टरी वाले कोर्स में एडमिशन ले लेना, जैसे कि MBBS है, कोई बच्चा आयुर्वेदा में जाएगा, कोई बच्चा एलोपैथी में जाएगा, कोई बच्चा को होम्योपैथिक पसंद है तो वो उसमें चला जाएगा, कुछ बच्चे पैथोलॉजी में चले जाएंगे और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि वो रिसर्च करें, उन्हें और कुछ नहीं करना, वो साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे। तो यानी कि कोशिश आपकी क्या है, केवल 12th का स्कोर करना आपकी कोशिश नहीं है। 12th का स्कोर करना, हम लोगों का टारगेट जो है वो नीट का एग्जाम क्लियर करने का है ना। यानी कि थोड़ा सा सपने ऊंचे देखने चाहिए बच्चों, और सपने ऐसे हैं जो आपको सोने ना दें, उन्हीं को मैं कहती हूँ सपना। सपना का मतलब वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, उन्हें मैं सपना नहीं मानती। सपना मैं उन्हें मानती हूँ जिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको नींद ना आए, वही सपना आपका असली सपना है। क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उसको दिन में करिए और रात में उस बारे में आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। 4 बजे 5 बजे सुबह आपकी नींद खुल जाए कि मुझे तो अब नीट का प्रिपरेशन करना है और आज 100 क्वेश्चन लर्न कर लेने हैं। तो इस तरह से आपके नीट की प्रिपरेशन मस्त तरीके से हो सकती है और आप नीट में अच्छे स्कोर ले करके आएंगे, ऐसा मेरे सारे उत्तराखंड के बच्चों से आशा है। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। NCERT की किसी भी लाइन को आप हल्के में मत लीजिएगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आता है। आपके बोर्ड में तो आ ही सकता है और आपके नीट के एग्जाम में भी आ सकता है। कल हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे और आगे का हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर हम आगे चलेंगे ताकि आपको मुश्किल भी ना हो और चीजें आपको रट जाएं, एकदम याद हो जाएं अच्छी तरह से। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब हम सब बच्चे स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। कल हम लोग सब लोग पढ़ रहे थे बच्चों जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। मैं हूं आपकी समता मैम और आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ मेनी टाइप्स, जिसमें से आपको रीजेनरेशन है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिशन का मतलब होता है विखंडन। इसको आप हिंदी में भी देख लें और हिंदी से इंग्लिश तक लेके जाइए बच्चों, इसको कोशिश करिए। बडिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुकुलन। रीजेनरेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम रीजेनरेशन को कहते हैं, सॉरी रीजेनरेशन तो इंग्लिश वर्ड ही है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। उसके बाद क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फिशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस है, तो फ्रेगमेंटेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हम फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं विखंडी जनन, यानी कि किसी भी चीज का विखंडन हो जाना या टूट जाना विखंडी जनन कहलाता है। विखंडी जनन, विखंडी जनन। उसके बाद आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों, बीजाणु जनन कहते हैं। स्पोर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणु। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु जनन। उसके बाद एक और तरीके का आता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
बोर्ड पे कैसा लिख रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम निकालिए। जो मैं लिख रही हूँ इसको कहते हैं हिंदी में कायिक प्रवर्धन। आप इसको साफ साफ बनाएंगे अपने कॉपी में बच्चों, क्लियर क्लियर लिख लेंगे। मैम को जल्दी जल्दी लिखना रहता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हौच पौच हो जाती है। आप इसको क्लियर लिख लीजिए। नंबर 1 इज फिशन, नंबर 2 इज बडिंग, नंबर 3 इज रीजेनरेशन, नंबर 4 इज फ्रेगमेंटेशन, नंबर 5 इज स्पोर फॉर्मेशन एंड नंबर 6 इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को देखना है विखंडन कितनी प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, है ना। अब इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना 6 टाइप्स का हो गया। अब इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ना है, हमें ब्रीफ में पढ़ना है। तो ब्रीफ में पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हमको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जीवन अवधि, जीवों के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। जनन किसे कहते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है या रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो जनन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपको रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने ढंग से समझा दिया है। जब भी मैं R डॉट लिखूंगी तो आपका डिनोट करेगा कि मैम रिप्रोडक्शन बोलना या कहना चाह रही हैं। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जनन प्रक्रिया है जिसमें क्या है, एक ही जनक अपने समान संतान की उत्पत्ति कर पाता है। इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें कॉम्पैक्ट करके लिखा गया है, आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी जनन प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक यानी एक ही पेरेंट बॉडी अपने समान संतान की उत्पत्ति कर पाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अलैंगिक जनन कहलाता है। और इसमें उत्पन्न संतान क्लोन यानी कि हूबहू जनक की नकल होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे होते हैं, इसमें उत्पन्न संतानें जो होती हैं वो हूबहू अपने जनक की नकल होती हैं। यानी कि पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स को जन्म देता है लेकिन एकदम अपने समान। उसके बाद लैंगिक जनन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना और विभिन्नता आई, शिशु का डेवलपमेंट हो गया। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमें पॉइंट नंबर 1 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप जो है बच्चों वो है विखंडन यानी कि फिशन। विखंडन यानी कि इसे हम कहते हैं फिशन। ठीक, इसमें क्या है, ये किसमें पाया जाता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा है। ठीक, यानी कि किसमें पाया जा रहा है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जा रहा है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। एक ही कोशिका में उनके सारी लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती हैं। ऐसे जीवों में ये विखंडन वाला जनन पाया जाता है। ठीक, ये भी 2 प्रकार का होता है, विखंडन भी 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक तो हो गया द्विविखंडन और दूसरा है बहुविखंडन। फटाफट नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी में। द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिशन और बहुविखंडन यानी कि मल्टी फिशन। बहुविखंडन यानी कि मल्टी फिशन। ठीक है, अब इसमें द्विविखंडन का एग्जाम्पल कौन सा है, आपको एग्जाम्पल ही लर्न करने हैं इसके। द्विविखंडन का एग्जाम्पल है यूग्लिना। सारे बच्चों ने यूग्लिना के बारे में सुना है ना। और एक है पैरामीशियम।
स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे बच्चों। स्पेलिंग कभी कभी इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग टिपिकल है, आप लोगों को स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी जो लिखते हैं वो जो सुनने में आपको लगता है वो नहीं होता, और जो आप पढ़ते हैं वो नहीं होता, उससे कुछ डिफरेंट होता है। पैरामीशियम की स्पेलिंग क्या है? PARAMAECEUM, पैरामीशियम। इसके बाद बहुविखंडन का एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों? बहुविखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा, और क्या है? प्लाज्मोडियम। अब इसमें आपने सोचा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूग्लिना के बारे में भी आपने सुना है, पैरामीशियम के बारे में भी सुना है, अमीबा भी बहुत कॉमन है, पर एक नया आपको सुनाई पड़ा, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के बारे में जान लेते हैं। जब ये एग्जाम्पल आ ही गया है तो चूंकि आप साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्लाज्मोडियम के बारे में भी जानना चाहिए। प्लाज्मोडियम क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है थोड़ा सा प्लाज्मोडियम। ये इसका है जीनस और इसका पूरा नाम है साइंटिफिक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये इसकी क्या है? स्पीशीज, जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम कहाँ मिलता है? एक ऐसा जंतु है जिसकी लार में मिलता है, लार में मिलता है, यानी कि उसकी सलाइवा में मिलता है। और उस जंतु का क्या नाम है? बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि उस जंतु का नाम क्या है। उस जंतु का नाम है बच्चों भन भन दिन भर करने वाला और अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाने वाला मच्छर। सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा छोटा जंतु है मच्छर, जिससे बहुत सारे बुखार हो जाते हैं। डेंगू भी होगा, मलेरिया भी होगा, वो किससे काटने से हो जाता है? मच्छर के काटने से हो जाता है। तो जिस मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का सूक्ष्म जीव होगा बच्चों, उसको कौन सा बुखार होगा? सोचिए और बताइए कि ये आपके शायद 11th में ही आपने पढ़ लिया होगा कि जिस मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम होगा उसके काटने से इंसान को कौन सा बुखार हो जाएगा? उसके काटने से क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत मेरे टाइम में टीवी में आता रहता था, जाड़ा लग के आए बुखार तो समझो मलेरिया का है प्रहार। इसका मतलब कि जब आपको ठंड लग के फीवर आ जाए तो आप ये मान के चल सकते हैं सिम्टम कि वो मलेरिया हो सकता है ना। मेरे गाना गाने का कोई मन नहीं था, गाना गाने का केवल मतलब इतना था समझाने का कि मलेरिया बुखार का सिम्टम क्या है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक जंतु की लार में मिलता है और वो जंतु है मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में। अब देखिए ये मच्छर मेल नहीं हो सकता, ठीक, यानी कि फीमेल्स ही खतरनाक होती हैं। एनोफिलीज ये क्या है? फीमेल एनोफिलीज की लार में मिलता है। किसमें मिलता है? फीमेल एनोफिलीज की लार में मिलता है। इसको हिंदी में ही लिख देती हूँ। ये मादा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में ही लिख लें, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख लीजिए। मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। कौन पाया जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में? वो है प्लाज्मोडियम। कौन पाया जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है? वो है प्लाज्मोडियम। और इस मच्छर के काटने पर ये क्या करता है? उसकी लार के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चले जाता है और उसके बाद हमारा शरीर क्या हो जाता है? मलेरिया ग्रस्त हो जाता है, जिसके लिए बहुत लंबे टाइम तक दवाई खानी पड़ती है, क्लोरोक्विन खानी पड़ती है। और उसके बाद सबसे पहली चीज तो ये पता तो चले कि कैसे हो गया मलेरिया, क्योंकि नॉर्मल फीवर से, पैरासीटामोल से मलेरिया खत्म नहीं होगा। उसके बाद आपका फर्स्ट पढ़ रहे थे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने विखंडन के बारे में जाना।
विखंडन, विखंडन के बारे में जाना। एक मैंने आपको बताया था द्विविखंडन और दूसरा मैंने आपको बताया था बहुविखंडन। एग्जाम्पल से देखेंगे, द्विविखंडन का मतलब है कि जिसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा, ये है बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था मल्टी फिशन, जिसमें एक साथ ही एक पेरेंट सेल से कई डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। इस टाइप का जनन क्या कहलाएगा बच्चों? मल्टी फिशन, यानी कि बहुविखंडन कहलाएगा इस टाइप का जनन। आप चित्र की सहायता से एग्जाम में भी इजीली लिख सकते हैं, कहीं कोई नंबर नहीं कटने वाला है, इससे आपको नंबर और अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप लिखने में आपके पास टाइम की कमी हो गई है तो आप लिखिए मत, केवल डायग्राम से शो करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर केवल ये जानना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। उसको आपके रामायण की गाथा से कोई मतलब नहीं होता। टीचर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और उसे समझ में आता है कि कौन से बच्चे की नॉलेज कितनी है, उसी नॉलेज को एक्सेस करके ही वो मार्क्स देते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपने जहां कहीं गलत लिखा, टीचर की निगाह सीधा उस गलत पर ही जाएगी। तो कभी भी एग्जाम में बहुत बड़ा पोथा लिख के नहीं आना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट बातों को लिखना चाहिए। अगर उसमें भी आपको जगह की कमी पड़ रही है तो आप उसको डायग्राम के थ्रू, बायोलॉजी एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप उसको डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। बीजाणु जनन में क्या है? जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वो बीजाणु अंकुरित होकर नई संतति का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या है बच्चों? एग्जाम्पल उसका है पेनिसिलियम, जो मैंने आपको, आप चित्र में देखिए कितना सुंदर चित्र, ऐसे ही आप चित्र के थ्रू समझा सकते हैं ताकि टीचर को भी समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है। तो पेनिसिलियम में क्या है कि ये स्पोर्स हैं। ये क्या है? स्पोर्स हैं। ये क्या है? जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है पेनिसिलियम में, और उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये एक स्पोर ऐसे निकला और इस स्पोर से नए पेनिसिलियम का निर्माण हो जाता है। बहुत इजीली आप जल्दी जल्दी चित्र बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। कलर्ड पेन से ही डायरेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करिए। अब वो टाइम खत्म हो गया आपका कि आप पेंसिल लीजिए, फिर डायग्राम बनाएं और उसके बाद फिर आप उसमें कलर करें। आपको कलर्ड पेन से ही बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम, और सारे बच्चों को इसका साइंटिफिक नाम पता होगा, पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलियम से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक बनी थी और उसका नाम क्या है बच्चों? उस महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। इस पेनिसिलियम से क्या बना था? पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक बना था। इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम एंटीबायोटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नोट कर ले, सभी बच्चे नोट कर ले फटाफट से। मुकुलन यानी कि बडिंग। बडिंग में क्या है कि नोट करिए जल्दी जल्दी, जनक के शरीर में मुकुल या बड का निर्माण होता है और वो मुकुल मात्र कोशिका यानी कि पेरेंट सेल से अलग होकर के क्या करते हैं? नई संतति का या न्यू डॉटर सेल का निर्माण कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स बच्चों, हाइड्रा और ईस्ट। अब ये ईस्ट के बारे में भी हमें आगे के चैप्टर्स में, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ब्रीफ में हमें पढ़ना है कि ईस्ट क्या होता है, कैसे इसका काम होता है, ये क्या काम करता है। तो मुकुलन जो है वो है थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बडिंग, जिसे हम इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। तो इसमें सिंपल आप ये समझिए, एक जो पेरेंट बॉडी है उसमें एक नया बड निकलता है और वो बड धीरे धीरे बड़ा होकर के पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और उसके बाद वो एक नया
संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है और उससे फिर एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। ये बना, अब यहाँ पे जब ये बना है तो यहाँ पे एक बर्ड भी बन गया। इस तरह से ये फिर एक नया पेरेंट बॉडी बन गया, इसी को कहते हैं लाइफ स्पैन। तो ये चक्र ऐसे चलता रहता है ना। पहले पेरेंट सेल था, उससे एक बर्ड अलग हुआ, ये बर्ड क्या हुआ, ये यहाँ पे अलग हो गया, अलग होकर के इसने एक फिर डॉटर सेल बनाई, फिर उससे ये बर्ड अलग हुआ, ये संतति कोशिका बनी और इससे फिर एक नया पेरेंट बॉडी बन गई और इससे फिर जब बर्ड अलग हो जाएगा तो एक डॉटर सेल का निर्माण कर लेगा और इस तरह से ये अपनी संख्या को एकदम बढ़ाता हुआ चलेगा। तो मुकुलन का 2 एग्जाम्पल है, एक तो हाइड्रा और दूसरा यीस्ट। 4th नंबर इज खंडी भवन, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंड में टूटना, खंड खंड हो जाना, यानी विखंडित हो जाना। इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। एग्जाम्पल्स ये दोनों लिखे हुए हैं, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ऑन योर स्क्रीन। पेरेंट सेल है, उसके बाद वो टूट गया, बीच से टूट गया, अलग नहीं हुआ बच्चों, बीच से टूट गया। हमारे शरीर को 3 भाग में तोड़ दो या काट दो तो क्या नया इंसान जन्म ले सकता है? क्या नहीं ले सकता ना। तो इसीलिए ये जो कलाकारी है ये केवल स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स ही कर पाते हैं। ये अपने आप को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद हर टूटे हुए भाग से नया डॉटर सेल्स डेवलप कर लेते हैं और उससे नया स्पाइरोगायरा बना लेते हैं। स्पाइरोगायरा क्या है बच्चों? एक टाइप का एल्गी है। स्पाइरोगायरा के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप डीप स्टडी में जाएंगे तो हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन। अब देखिए इसके बारे में डिफरेंस मुझे बताना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगी मैं। आज खाली टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब ये है कि जीवों के कटे हुए भाग से नए संतान बना लें। जीवों के कटे हुए भाग से नए संतान की डेवलपमेंट यदि हो जाएगी तो इस प्रक्रिया को हम रीजेनरेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा और स्पॉन्ज। के बारे में ब्रीफ में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। बच्चों हम लोग रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन पे पहुंच गए हैं, पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं आशा ये कर रही हूँ कि हम रीजेनरेशन जब करेंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे कि रीजेनरेशन कैसे होता होगा, क्योंकि हर चीज सोचने से आपका दिमाग बढ़ता है ना। आज की कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।